Hello student, class 12th chemistry, chapter 3rd chemical kinetics. Today's topic law of mass action. Law of mass action क्या होता है? At a given temperature, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant. जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की. द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव मास. जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मास बोलते हैं. ए प्लस बी, हम जनरल इक्वेशन लेंगे. ए और बी हमारे पास कोई रिएक्टेंट था जिसने आपस में रिएक्ट करके किस पे? प्रोडक्ट में चेंज हो गया. ए बी में किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट में. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका रेट कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के. तो यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? ए है और बी है. तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? ए के और बी के. और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको क्या बोलते हैं? मोलर कॉन्सेंट्रेशन. इसको क्या बोलते हैं? मोलर कॉन्सेंट्रेशन. इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर. where A and B are the molar concentration of reactant. A और B क्या है हमारे पास? मोलर कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की. K क्या है? K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट. K को हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट. तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया. अब इसमें नेक्स्ट है रेट लॉ एक्सप्रेशन. रेट लॉ एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों को हम कंपेयर करेंगे जिससे स्टूडेंट आपके रेट लॉ समझ में आ जाएगा. देखिए रेट लॉ क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इन्होंने भी ये इस रूल के अकॉर्डिंग भी यही था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और इसमें भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. तो यहाँ पे देखिए हम इसको ग्राफिकली समझ सकते हैं रेट लॉ को. देखिए कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और इधर टाइम इंक्रीज होता है. तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में ओनली प्रोडक्ट था. ए और बी था स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट होता है. लास्ट में जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता जाता है. तो टी इक्वल टू जीरो, यानी जीरो टाइम पे हमारे पास ओनली रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट तो होता नहीं है. तो जीरो टाइम पे हमारे पास ओनली क्या था? यहाँ पे रिएक्टेंट था. ओनली हमारे पास क्या था यहाँ पे? रिएक्टेंट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई थी, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट था. और जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट जो था वो तो जीरो था, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो हमारे पास थी नहीं. ओनली रिएक्टेंट तो था हमारे पास, प्रोडक्ट तो हमारे पास था नहीं. तो ओनली रिएक्टेंट था तो इसलिए यहाँ पे लो लेंगे इसको, क्यों? रिएक्टेंट था नहीं, ये जीरो पे था. प्रोडक्ट हमारे पास था, सॉरी प्रोडक्ट हमारे पास कितना था? जीरो था. ओनली हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था? रिएक्टेंट था. ओनली हमारे पास क्या था? रिएक्टेंट. अब जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग हम बढ़ते गए, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन इनकी जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो जो रेट ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का रेट क्या होगा? यहाँ से डिक्रीज होता जाएगा. जैसे जैसे हम टाइम इंक्रीज करते जाएंगे जो रेट ऑफ रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, वो डिक्रीज होता जाएगा. और यहाँ पे जो जीरो था, प्रोडक्ट कितना था? जीरो. तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी. ठीक है. अब देखिए इसको कैसे हम रिएक्शन की हेल्प कैसे समझेंगे, एक्सप्रेशन कैसे करेंगे इसका. तो एग्जांपल फर्स्ट लेंगे, जनरल एग्जांपल. यहाँ पे ए बी किस में चेंज हुआ? सी और डी में. ठीक है. तो हमारे पास ये ए और बी सी डी ये क्या है? स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है. ठीक है. तो स्टूडेंट यहाँ पे रिएक्शन है जनरल इक्वेशन जहाँ पे ए बी सी और डी क्या है? हमारे पास स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है. अब हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग देखें. लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसका रेट क्या हो जाएगा? कि ए, अब ए की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी? ए आ जाएगी. बी की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी? स्मॉल बी आ जाएगी. तो ये हमने थियोरेटिकली देख लिया कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ये किस में आ जाएगा? इनकी पावर में आ जाएगा. तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रिएक्टेंट के. तो यहाँ पे रिएक्टेंट ए भी है तो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन. लेकिन अगर इसको रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखें, रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम इसको देखें तो यहाँ पे ए है, ए को हमने ऐसे ले लिया. यहाँ पे बी है तो हमने बी को भी ऐसे ले लिया. तो यहाँ पे जो स्मॉल ए स्मॉल बी जो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसकी पावर में आए थे, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एक्स और वाई हो जाएंगे.
यानी यहाँ पे ए और बी थे, और रेट लॉ में वही किस में चेंज हो जाएंगे, एक्स में और वाई में। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि ये तो हमें थियोरटिकली दिख रहा था, यहाँ पे थियोरटिकली हमने देखा कि यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे और बी पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि पावर पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन रेट लॉ में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको देखते हैं। एक्सपेरिमेंटली क्या देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं रेट लॉ में। और जो लॉ ऑफ मास रिएक्शन है उसमें हम थियोरटिकली लिख देते हैं, इसको थियोरटिकली लिख देते थे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, रिएक्टेंट की। इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट को होगा, लेकिन जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे कि वो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है, या कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। तो वो हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, तो वहाँ पे उसको एक्स एंड वाई से शो किया है। इसे हम थियोरटिकली लिख देंगे, तो यहाँ पे ए और बी, इसको हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे एक्स और वाई क्यों चेंज किया है, क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिकली देखा। हमने इसको क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये तो ए और बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे वेयर एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू, हमने इसको इन वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया। अब देखिए मैन एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैन एग्जाम्पल से देखिए हमारे पास क्या था, N2NO2 2NO2 था। 2NO2 ने अगर F2 से रिएक्ट किया तो ये किस में चेंज हो गया, NO2 F में चेंज हो गया। लेकिन ये तो हमने अकॉर्डिंग टू, अगर इसको इस रिएक्शन को लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग देखें और रेट लॉ के अकॉर्डिंग, दोनों से चेक करेंगे। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब हमने इसको देखा तो यहाँ पे NO2 आ गया, F है तो F2 आ गया, यानी ये तो आएगी, जो रिएक्टेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रिएक्टेंट तो आएगी। लेकिन यहाँ पे जो 2 था, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रेट लो में यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया, और जो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको कैलकुलेट किया इसके रेट को, तो उसके रेट में हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया है, क्योंकि यहाँ पे NO2 कितना है, 2 है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। रेट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया, तो यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसके 1 मोल NO2 पे डिपेंड कर रहा है, 2 मोल NO2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन। ये हमने किससे देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा, तब हमने यहाँ पे इसके स्क्वायर नहीं लगाए। अब इसको एक्सपेरिमेंटली हमने कैसे देखा है, तो हम इसकी मैकेनिज्म को हेल्प से इसको समझेंगे कि एक्सपेरिमेंटली हमने इसको कैसे देखा। देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप इन द sequence. द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइन स्टेप इन द प्रपोज्ड मैकेनिज्म। जो रेट लॉ में क्या है, हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को चेक करेंगे कि रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो हम उसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कितने स्टेप में वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो हमने उसके अगर पहले उसका स्टेप 1 में स्टेप 2 में चेक करेंगे, तो जो उसका स्लो स्टेप होगा रेट उसी पे डिपेंड करेगा। रेट किस पे डिपेंड करेगा, जो उसका स्लो स्टेप होगा रेट उस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए ये इक्वेशन थी हमारे पास, जैसे हमने अभी पीछे देखा था, ये इक्वेशन थी 2NO2 + F2, ये इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन की मैकेनिज्म के हेल्प से हम इसको देखेंगे कि इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। अब देखिए इसको मैकेनिज्म को हमने 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड। तो स्टेप फर्स्ट जो है वो स्लो स्टेप है, स्टेप सेकंड फास्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा जो NO2 था उसको हमने F फ्लोरीन से रिएक्ट कराया, तो फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हुआ, NO2 F फॉर्म हुआ प्लस फ्लोरीन। स्टेप सेकंड में हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे NO2, इसके हमने रिएक्ट कराया ओनली F से, तो यहाँ पे NO2 F फॉर्म हो गया। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को हमने 2 स्टेप में किया, तो यहाँ पे F से F कैंसिल हो गया। अब कंप्लीट जो रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन हमारे पास कितनी आ गई, 2NO2 + F2 एरो 2NO2 F, तो कंप्लीट रिएक्शन यही आ गई। तो लेकिन ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखी है, लेकिन हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसकी मैकेनिज्म को चेक करके तब इसके रेट को देखेंगे कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो अब इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, ओनली जो किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। जो रेट लॉ है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे। तो स्लो स्टेप में हमारे पास क्या है, NO2 और F2, इसीलिए हमने वहाँ पे रेट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया था, क्योंकि हमने इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करा, तो यहाँ पे जो स्लो स्टेप था वहाँ पे स्क्वायर नहीं था, वहाँ पे ओनली एक NO2 मॉलिक्यूल था,
ओनली कितना था, एक NO2 था, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, तो इसलिए यहाँ पे NO2 आ जाएगा और F2 आ जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इस पे NO2 पे प्लस F2 पे डिपेंड करेगा, ना कि पूरी रिएक्शन पे। इस पे डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड करेगा, ओनली NO2 और F2 पे, स्लो स्टेप में इस पे डिपेंड करेगा। अगर एक और रिएक्शन को चेक करें तो यहाँ पे NO2 रिएक्ट किसके साथ किया है, यहाँ पे CO के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NO और Ca2। तो इसका भी हम रेट लॉ देखें, रेट लॉ अगर चेक करेंगे इसका, तो देखिए ये भी रिएक्शन को 2 स्टेप में हमने चेंज कर दिया, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, सेकंड स्टेप फास्ट है। तो यहाँ पे NO2 को हमने NO2 के साथ रिएक्ट कराया, तो प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ NO प्लस NO3। फिर हमने NO3 को CO से रिएक्ट किया, तो यहाँ पे CO2 फॉर्म हो गया और NO2। अब इसको कंप्लीट रिएक्शन को हम लिखेंगे, तो NO3 से हमने NO3 कैंसिल कर दिया, इस NO2 से ये NO2 कैंसिल हो जाएगा, तो कंप्लीट रिएक्शन क्या हो गई, NO2 प्लस CO एरो CO2 प्लस NO। तो फाइनली इक्वेशन हमारे पास यही आ गई जो इक्वेशन थी। तो लेकिन हमने इसको मैकेनिज्म इसकी की है, यानी इसको एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है इस रिएक्शन को। तो इसका रेट अगर क्या हो जाएगा, इसका रेट की बात करें तो इसका रेट क्या हो जाएगा, KNO2, इसका रेट क्या हो जाएगा KNO2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि स्लो स्टेप में हमारे पास NO2 था, 2 NO2 मॉलिक्यूल थे, तो हमने 2 NO2 को आपस में रिएक्ट किया था। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, NO2 के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। 1 NO2 ये है, 1 NO2 ये है। तो हमने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये नहीं होगा NO2 प्लस CO, ठीक है, ये नहीं होगा। जबकि लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग NO2 और CO ये दोनों हो जाएंगे, लेकिन जो रेट लॉ है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ NO2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग कि जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली स्लो स्टेप की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो स्लो स्टेप में हमारे पास NO2 है, इसलिए इस पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए हमने यहाँ पे NO2 लिखा है। तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट लॉ ऑफ मास सेक्शन में और रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो ये ध्यान रखना, लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमें दिखता है प्रैक्टिकली, जो हमें दिखता है थियोटिकली, वही हम लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। लेकिन जो रेट लॉ है उसमें हम चेक करते हैं प्रैक्टिकली कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट पे कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, किस मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, किस मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो चेक करके तब रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, डिफरेंस दोनों में। थैंक यू स्टूडेंट्स।